हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्षिदा इलेक्ट्रिसिटी। आज हम जानेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि इंटरव्यू में रिएक्टिव पावर के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि रिएक्टिव पावर क्या है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है, लीडिंग एंड लैगिंग रिएक्टिव पावर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के कितने प्रकार होते हैं, एसी पावर के कितने प्रकार होते हैं, या फिर एसी पावर कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये सब जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिएक्टिव पावर क्या है और उसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, रिएक्टिव पावर को समझने के लिए पावर के प्रकार जानना जरूरी है, जैसे कि एसी पावर एंड डीसी पावर। बिजली घरों से हमारे घर तक या इंडस्ट्रीज में जो भी सिंगल फेज पावर और 3 फेज पावर आता है उसे एसी पावर कहा जाता है, और बैटरीज में जो स्टोरेज पावर होता है उसे डीसी पावर कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। और एसी पावर का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका फेज एंगल कुछ इस तरह से है। एसी पावर वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी के सम्मेलन से बना हुआ पावर है, जबकि डीसी पावर ओनली वोल्टेज एंड करंट के सम्मेलन से बना हुआ पावर है, जिसमें फ्रीक्वेंसी की मात्रा कोई नहीं रहती है। तो आखिर ये फ्रीक्वेंसी क्या है? आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत देश की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो ये 50 हर्ट्ज क्या है, उसे हम एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म के जरिए समझते हैं। जैसे कि यह हो गया साइनोसोडियल वेव फॉर्म, जिसके अंदर एसी पावर 0 से 90 डिग्री ऊपर जाएगा, फिर 180 डिग्री पे इक्वल होगा, फिर 90 डिग्री नीचे जाएगा और फिर 360 डिग्री पे इक्वल होगा। ऐसे वो 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे प्लस माइनस यानी कि चालू और बंद होता रहेगा, और वो इतना स्पीड में होता होगा कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब एसी पावर को और डीप में जाने तो उसमें भी 3 प्रकार के पावर पाए जाते हैं, जैसे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। तो दोस्तों, इन तीनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, एक्टिव पावर यानी कि एक्चुअल पावर, रियल पावर एंड यूजफुल पावर, जिसका यूनिट वॉट है, और रिएक्टिव पावर यानी कि नॉन यूजफुल पावर, जिसका यूनिट VAR है, और एपरेंट पावर यानी कि एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर के वेक्टर समीशन को ही एपरेंट पावर कहा जाता है, जिसे टोटल पावर भी कह सकते हैं। अब इन तीनों पावर का विस्तरण देखें तो हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में जितने भी उपकरण इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसे इलेक्ट्रिकल लोड कहा जाता है, और उन सभी को 3 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। अब इन तीनों को एक एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मोटर और ट्रांसफार्मर, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट में वाइंडिंग कॉइल का यूज हुआ है उन सभी को इंडक्टिव लोड कहा जाएगा। और हीटर, फिलामेंट लैंप, सोल्डरिंग आयरन एंड क्लॉथ आयरन जैसे उपकरण जिसमें हीट पैदा होती है, उन सभी उपकरण को रेजिस्टिव लोड में गिना जाएगा, और कैपेसिटर को इनिशियल कैपेसिटिव लोड में गिना जाएगा। तो दोस्तों, आप समझते हैं रिएक्टिव पावर को। रिएक्टिव पावर को वॉटलेस पावर एंड नॉन यूजफुल पावर भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल पावर है। उसके बिना हम एक्टिव पावर को जनरेट कर ही नहीं सकते। और हाँ, रिएक्टिव पावर एसी सर्किट में ही पाया जाता है, डीसी सर्किट में वो नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए पावर का अल्टरनेटिव होना जरूरी है। जैसे हमने लोड के 3 प्रकार जाने, उसमें रेजिस्टिव लोड के जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं होता है, लेकिन इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड उन दोनों में रिएक्टिव पावर जनरेट होता है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों की प्रॉपर्टी एनर्जी को स्टोरेज करने की होती है, जिसमें इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखती है। यानी कि दोनों की नीड रिएक्टिव पावर को क्रिएट करने की रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम एसी सर्किट में इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करते हैं, तब एसी सर्किट के वेव फॉर्म में वोल्टेज और करंट के बीच में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि इंडक्टर करंट की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है। लेकिन एसी सर्किट की वेव फॉर्म देखें तो उसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में 50 बार प्लस और माइनस होता रहता है, जबकि इंडक्टर सीधा करंट पे असर करता है, जिसकी वजह से करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है, और कैपेसिटर सीधा वोल्टेज पे असर करता है, यानी कि वोल्टेज को स्टोरेज करके अपने पास रखता है, जिसकी वजह से वोल्टेज करंट से पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड की जो कैपेबिलिटी है वो पावर को स्टोर करने की होती है, और एक्टिव पावर को कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमेशा ऊष्मा ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होकर यूज हो जाती है, इसलिए उसे यूजफुल पावर भी कहा जाता है। जबकि रिएक्टिव पावर को ही स्टोर करके रख सकते हैं, और
रिएक्टिव पावर हमेशा लाइन में ही रहता है और उसे यूज में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए उसे नॉन यूजफुल पावर भी कहा जाता है, क्योंकि वो कभी लाइन से डिवाइस तक या डिवाइस से लाइन तक घूमता रहता है। जैसे कि कैपेसिटर को पावर देने पर वो रिएक्टिव फॉर्म में पावर को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर स्टोरेज पावर को लाइन में देता रहता है। ठीक उसी प्रकार इंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि किसी भी मोटर या जनरेटर की वाइंडिंग में एक्टिव पावर को यूज में लेने पर आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच में फ्लक्स क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने पर एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड रिएक्टिव फॉर्म में रहेगी, जिसका इंडक्टिव लोड में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि रिएक्टिव पावर को क्रिएट किए बिना एक्टिव पावर को यूज में नहीं ले सकते। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे एक्टिव पावर को यूज में लेते ही सबसे पहले रिएक्टिव पावर क्रिएट होता है और रिएक्टिव पावर हमारे द्वारा दिया हुआ एक्टिव पावर में से ही उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमारे द्वारा दिए हुए एक्टिव पावर में लॉसेस पाया जाते हैं और उसके कारण इंडस्ट्रीज में उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर इंडक्टिव लोड ही यूज में लिया जाता है और जब भी हम इंडक्टिव लोड को चलाते हैं तब करंट लैगिंग करता है और वोल्टेज लीडिंग करता है। लैगिंग और लीडिंग वर्ड पावर फैक्टर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जिसमें लैगिंग का मतलब है पीछे रहना और लीडिंग का मतलब है आगे रहना। तो दोस्तों, एक्टिव पावर के लॉसेस की आपूर्ति के लिए कैपेसिटर बैंक का सहारा लेना पड़ता है और पावर फैक्टर को मेंटेन करना पड़ता है, जो कि पावर फैक्टर के ऊपर हम एक और वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर का क्या महत्व है, पावर फैक्टर क्यों मेंटेन किया जाता है और पावर फैक्टर मेंटेन न करने पर उसकी इंडस्ट्रीज पर एवं पावर हाउस पर क्या असर पड़ता है। साथ में पावर फैक्टर का लीडिंग होना और लैगिंग होने का मतलब भी समझाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी चैनल से और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।